माप लेते समय शुद्धता और परिशुद्धता दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा अंतर है। शुद्धता वास्तविक मान के कितना करीब है, जबकि परिशुद्धता बताता है कि वो राशि किस सीमा तक मापी गई है। दो सिविल इंजीनियरों को 20 फीट चौड़ी दीवार बनाने के लिए कुछ सीमेंट की ईंटों का ऑर्डर देना पड़ा। उन्होंने 60 ईंटों के साथ दीवार का आधार बनाया। दो इंजीनियरों में से एक ने बताया कि उसके लिए आवश्यक 60 ईंटों की चौड़ाई 0.333 फीट होनी चाहिए, जिसकी परिशुद्धता 0.0001 है। हालांकि दूसरे इंजीनियर ने उसी काम के लिए 0.333 फीट चौड़ी 60 ईंटों के लिए कहा। ये देखा गया, आधार बनाने के लिए 0.001 फीट की परिशुद्धता पर्याप्त होगी। दो क्रमों की तुलना करने पर यह पता चला कि ईंट कारखाने द्वारा न केवल उच्च परिशुद्धता वाला काम बहुत बाद में दिया गया था, बल्कि ये कम परिशुद्धता वाले काम की तुलना में 10 गुना महंगा भी था। अब सवाल उठता है कि क्या इसकी कम लागत के लिए कम परिशुद्धता का मतलब कार्य की गुणवत्ता से समझौता करना है? इस टॉपिक में हम अपने दैनिक जीवन में परिशुद्धता की भूमिका का अध्ययन करेंगे। हम ये भी अध्ययन करेंगे कि सार्थक अंक क्या हैं। विश्वसनीय रूप से ज्ञात अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। सभी अशून्य अंक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। संख्या जैसे 13.37 में 4 सार्थक अंक और संख्या 876.32 में 5 होंगे। दो सार्थक अंकों के बीच कोई शून्य भी सार्थक होता है। दूसरे शब्दों में, सभी कैप्टिव शून्य सार्थक अंकों के रूप में गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए, संख्या 406 में 3 सार्थक अंक हैं और इसी तरह संख्या 101.205 में 6 सार्थक अंक हैं। अंकों के पहले आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, संख्या 0.0002 को 2 गुणा 10 की पावर -4 के रूप में लिखा जा सकता है। इस नियम के अनुसार इस संख्या में केवल एक सार्थक अंक है। इसी तर्क के बाद संख्या 0.097 में केवल 2 सार्थक अंक हैं। उन शून्यों का क्या होता है जो संख्याओं की एक सूत्र के अंत में होते हैं? संख्या 1000 को 1 गुणा 10⁻³ के रूप में लिखा जाता है। तो संख्या 1000 में केवल एक सार्थक अंक है। अनुगामी शून्य तभी सार्थक होते हैं जब संख्या में कोई दशमलव बिंदु हो। उदाहरण के लिए, संख्या 1000.00 में 6 सार्थक अंक हैं। आइए अब एक चांदे की सहायता से कोण का माप लें। चांदे की न्यूनतम संख्या 1 डिग्री है। कोण की माप से 45 डिग्री परिणाम होना चाहिए, न कि 45.0 का। यदि हम cos 45 डिग्री लेते हैं, तो हमें कैलकुलेटर द्वारा 0.7071067811 मान प्राप्त होगा। चूंकि 45 डिग्री में 2 सार्थक अंक हैं, इसलिए cos 45 डिग्री को 0.71 2 सार्थक अंक तक पूर्णांकित करना
पढ़ा जाना चाहिए। क्या होता है जब मापों को जोड़ा या घटाया जाता है? जोड़ की स्थिति में परिणाम में उतने दशमलव स्थान होने चाहिए जितने दशमलव स्थान मापक संख्या में सबसे छोटी संख्या में हो। आइए हम एक आयत का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजाओं को 10.3 सेंटीमीटर और 4.800 सेंटीमीटर मापा गया है। यह 30.200 सेंटीमीटर बनता है। नियम के अनुसार संख्या 10.3 में 1 दशमलव स्थान है, तो परिधि 30.2 सेंटीमीटर होगी। गुणा और भाग के लिए परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या मापक संख्या में कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होनी चाहिए। आइए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 10.3 सेंटीमीटर और 4.800 सेंटीमीटर हैं। परिणाम 49.4400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। नियम के अनुसार 10.3 में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है, अर्थात 3। तो आयत का क्षेत्रफल 49.4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 1.0 में 3.00 का भाग देने पर हमें 0.333333 प्राप्त होता है। उसी नियम का पालन करके परिणाम को 0.33 के रूप में संशोधित करना चाहिए। एक और उदाहरण पर विचार करें जहां लोलक के आवर्तकाल T की गणना n दोलनों के लिए समय को मापकर निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है। T बराबर है T/n। T बराबर है 11.0 सेकेंड और n बराबर है 5 के लिए। T बराबर है 11.0 सेकेंड बटा 5 जो बराबर है 2.2 सेकेंड। अब यहां संख्या 5 में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है, अर्थात 1। लेकिन 5 एक मापी गई मात्रा नहीं है। ये वास्तव में केवल एक विभाजन कारक है। इस प्रकार पूर्णांकन के लिए ऐसे भागफल या उत्पाद के लिए अन्य नियम निम्नानुसार हैं। गुणन या भाग करने वाले कारकों को अनंत सार्थक अंक माना जाता है। इस नियम का पालन करते हुए आवर्तकाल जिसमें T और n के बीच न्यूनतम सार्थक अंक दिए गए हैं को T में सार्थक अंकों की संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा, क्योंकि n विभाजन कारक में अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं। ऊपर के उदाहरण में इसे 2.20 सेकेंड 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना दिया है। चलिए एक स्वेच्छ माप लेते हैं। 0.0098006700 सेंटीमीटर। सभी नियमों को एक साथ समझने के लिए आप बता सकते हैं इस संख्या में कौन से सार्थक अंक हैं और कौन से सार्थक नहीं हैं? ये शून्य सार्थक हैं क्योंकि ये संख्या के बीच दशमलव बिंदु के साथ अनुगामी शून्य हैं। 9, 8, 6 और 7 सभी सार्थक अंक हैं क्योंकि सभी अशून्य पूर्णांक हैं। ये शून्य सार्थक अंक हैं क्योंकि दोनों
अशून्य अंकों के बीच हैं। ये शून्य असार्थक अंक हैं क्योंकि शून्य का उपयोग केवल दशमलव की स्थिति बताने के लिए करते हैं। अंततः ये शून्य भी एक असार्थक अंक है। आइए हम शुरुआत में चर्चा किए गए उदाहरण पर वापस जाएं। दो स्थितियों में प्रयुक्त ईंटों की संख्या और ईंटों के आकार का उपयोग करने पर 60 गुणा 0.3333 बराबर है 19.998 फीट, जो कि बराबर है 20.0 फीट के। और दूसरा 60 गुणा 0.333, जो कि बराबर है 19.98 फीट, जो कि बराबर है 20.0 फीट के। गुणा में उपयोग किए गए नियम के अनुसार दीवार की चौड़ाई की गणना क्रमशः 4 सार्थक अंक और 3 सार्थक अंक तक की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो राशियों में से संख्या 60 गुणन कारक है और इस प्रकार सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। इसलिए दोनों ही स्थिति में दीवार की चौड़ाई 20 फीट होगी। इस प्रकार इंजीनियरों को 0.333 फीट चौड़ी 60 ईंटों के विकल्प को स्वतंत्र रूप से चुनना चाहिए, क्योंकि जब परिशुद्धता की बात आती है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये अन्य विकल्प की तुलना में समय और लागत दोनों के अनुकूल है। सारांश: किसी संख्या में विश्वसनीय रूप से ज्ञात अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। हमने किसी भी मापी गई भौतिक मात्रा में सार्थक अंकों की संख्या की पहचान करने के मूल नियमों को समझ लिया है। सभी अशून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं। दो सार्थक अंकों के बीच कोई भी शून्य सार्थक होता है। अंकों के पहले आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता। अनुगामी शून्य तभी सार्थक होते हैं जब संख्या में कोई दशमलव बिंदु हो। भौतिक राशियों के जोड़, घटाव, गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या की पहचान करने के लिए मूल नियमों को भी हमने समझ लिया है। इस दुनिया में प्रत्येक घटना को नियंत्रित करने के लिए नियम हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित कई अलग-अलग नियम हैं। हम उनके बारे में अपने अगले वीडियो में जानेंगे।